नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किया जाएगा पेश। कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी ने सौंपा असहमति नोट। आंध्र प्रदेश सरकार ने वापस लिया 3 राजधानियां बनाने से जुड़ा कानून। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का विधानसभा में बयान। कहा, व्यापक, पूर्ण और बेहतर विकेंद्रीकरण विधेयक लाएगी सरकार। भारी बारिश और बाढ़ से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थिति खराब। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। कर्नाटक सरकार ने सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए किए जारी। पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने का निर्देश। देश में अब तक 117 करोड़ से अधिक टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी के साथ समीक्षा बैठक। कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की सलाह। और अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के नायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा पदक से किया सम्मानित। जयपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल और नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान वीर चक्र से सम्मानित। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त समिति की मसौदा रिपोर्ट को बहुमत से अपनाया गया है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर हुई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक को बीजेपी सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व में पूरा किया गया। कांग्रेस, बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने निजी डेटा सुरक्षा विधेयक मसौदा रिपोर्ट को लेकर अपनी ओर से असहमति का नोट दिया है। डेटा संरक्षण विधेयक को पहली बार 2019 में संसद में लाया गया था और उस समय इसे जेपीसी के पास जांच के लिए भेजा गया। बिल के मसौदे में एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है, जो कि देश के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों और संगठनों द्वारा उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को नियंत्रित करेगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास कानून 2020 को निरस्त करने वाला विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के लिए 3 राजधानियां स्थापित करना था। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार व्यापक, पूर्ण और बेहतर विकेंद्रीकरण विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकेंद्रीकृत विकास के उनके इरादे को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई गई, कानूनी अड़चनें भी पैदा की गई और मुकदमे दर्ज कराए गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रशासन के लिए राज्य की 3 राजधानियां बनाने का फैसला किया था, जिसमें विशाखापत्तनम में कार्यकारी राजधानी और अमरावती में विधायी राजधानी और कुर्नूल में न्यायपालिका राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था। दक्षिण भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची हुई है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 33 हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, कडपा, नेल्लौर और अनंतपुर जिलों में भारी बारिश के कहर के बाद 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया और राहत शिविरों में भेजा गया है।
बंगलुरु में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। वहीं कडप्पा में 100 से अधिक गांव अभी भी पानी में हैं। चित्तूर जिले के एक बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने पर इलाके के 18 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। इलाके को खाली कराया गया है। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद बाढ़ग्रस्त जिलों में चावल, दाल आदि जैसी जो जरूरी वस्तुएं हैं उन्हें वितरित करने का फैसला किया है। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते हुए नुकसान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने आवास पर बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। साथ ही इस प्राकृतिक आपदा से जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। बारिश के चलते बंगलुरु शहर, बंगलुरु ग्रामीण, तुमकुरू, कोलार, चिक्कबल्लापुर, रामनगर, हासन जिलों में भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक बारिश के चलते 24 लोगों की जान गई है, जबकि 600 से अधिक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल के नुकसान होने की खबर है। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक इन राज्यों के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा बैठक की है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण कम हुआ है, वे राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने में टीकाकरण सबसे शक्तिशाली हथियार है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण को गति देने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने को कहा है। उन्होंने लोगों में टीका लगवाने को लेकर झिझक, गलत जानकारी को दूर करने पर जोर दिया। देश में टीके की पहली खुराक कवरेज 82% और दूसरी खुराक कवरेज 43% हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्य सरकारों के अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन पात्र परिवारों के घरों का दौरा करके उन्हें पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा है। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 117 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में लगभग 33 लाख टीके लगाए गए हैं। देश में एक दिन में कोविड-19 के 8,488 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 538 दिन में सबसे कम दैनिक मामले हैं। अब इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 1,18,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीज की संख्या में 4,271 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.31% है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंची। उपराज्यपाल की मौजूदगी में नए आयकर भवन और आवासीय परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास बहुत कम हुआ। धारा 370 हटने के बाद यहाँ के लोगों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनसे उनको वंचित रखा गया। निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हर तरह की मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले दिनों के लिए विकास की रूपरेखा जो है वो दे दी गई है। Reaching out to every person in Jammu and Kashmir, giving his due or her due to the person. The development which has been denied for the last 70 years now be reaching every citizen of the state. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर औद्योगिकीकरण से अछूता रहा। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई औद्योगिक विकास योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई। यहाँ की इंडस्ट्री मजबूत हो, अर्थव्यवस्था नया मुकाम हासिल करे और वो आत्मनिर्भर भारत में बढ़ चढ़ करके योगदान दे, ये हम सबका संकल्प है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ
बहादुरी से लड़ने वाले जनजातीय नायकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मणिपुर के तमेंगलोंग में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिनलिउ के नाम पर एक संग्रहालय की आधारशिला रखी। इस परियोजना की स्वीकृति जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दी है, जिस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में रानी गाइडिनलिउ के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनने वाले हैं। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में मणिपुर में बहुत समय से शांति है और आज मणिपुर का हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को ये याद करने का मौका है, क्योंकि आज उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों में फिर से एक बार देशभक्ति की चेतना जागृत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। एकलव्य स्कूल करनी हो, जंगल उत्पादों को एमएसपी पे खरीदना हो, कई प्रकार के जनजातीय विकास के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने की, इसकी लंबी सूची है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के नायकों को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। भारतीय सेना के जिन नायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, उनमें एक नाम मेजर विभूति ढोंडियाल का भी है। मेजर विभूति को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और उनकी मां सरोज ने राष्ट्रपति के हाथों ये अलंकरण प्राप्त किया। आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्री और सैनिकों के परिवार भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में LHB रेक और अतिरिक्त विस्टाडोम डिब्बों वाली विशाखापत्तनम किरंदुल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही 360 डिग्री व्यूइंग सिस्टम वाले विशाखापत्तनम अराकू ट्रेन के नए विस्टाडोम कोच में सवार यात्रियों से भी उपराष्ट्रपति ने बातचीत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान कोविड केयर आइसोलेशन कोच लगाने से लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर भारतीय रेलवे की भूमिका की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे ने अपनी अहम भूमिका निभाकर देश की मदद करने में तत्परता दिखाई। I must also compliment Indian Railways for rising to the occasion when the nation was reeling under COVID. From deploying COVID care isolation coaches to running Islamic special trains to facilitate migrant travel from different states to their native places. And Indian Railways come out with a novel idea to keep the wheels running and customers protected from COVID-19. और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। राजनीति की बात हो या हो अर्थनीति का विश्लेषण, विदेश नीति की चर्चा हो या समाज के जज्बात पर हो बात, हर भारतीय को जोड़कर देते हैं आवाज देश की। नमस्कार,
मैं और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी हम दोनों आ रहे हैं संसद टीवी के द्वारा आपको कुचिपुड़ी का महत्व बताने के लिए। नाट्यम कुचिपुड़ी नाट्यम भिन्न रुचिर्जनस्य बहुधापि एकम समाराधनम। दिस कुचिपुड़ी नाट्यम provides you unified forum and gives an universal enlightenment। वो है कुचिपुड़ी नाट्यम। भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, इसे घर के जयचंदो और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद, और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर, और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों का। तृणमूल कांग्रेस के नेता लुइजिनो फ्लेरो राज्यसभा उपचुनाव के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों के पहले अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज उन्होंने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर और कानपुर में पार्टी के बूथ प्रमुखों के साथ बैठक की। जेपी नड्डा कल लखनऊ और कानपुर का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी के दफ्तर में हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री ने वित्त और गृह विभाग अपने पास रखे हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया अपने विभाग में कायम हैं। उद्योग मंत्री रहे परसारी लाल मीणा को चिकित्सा विभाग दिया गया है। नागपुर विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले ने नामांकन दर्ज कराया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आने के बाद सरकार ने कंस्ट्रक्शन बैन को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया गया है। 26 नवंबर तक केवल एसेंशियल ट्रकों को परमिशन दी गई है। वहीं स्कूल और कॉलेज खोलने पर 24 तारीख को विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल पर वैट 2% और पेट्रोल पर 1% कम करने की घोषणा की है। इससे सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के एक दल ने दूसरे दिन तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया। 7 सदस्यीय अंतर्विभागीय दल ने कल शाम चेन्नई पहुंचकर वर्षा से हुए नुकसान का आकलन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने परमबीर के खिलाफ सभी मुकदमों को रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 6 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई। इसमें राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के साथ एमएसपी कानून बनाने से किसानों का भला होगा। गुजरात में पहली से 5वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल मार्च 2020 से बंद थे। वहीं सरकार बाल मंदिर में आंगनबाड़ी स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। मणिपुर में शिल्प के लिए नए उत्पाद विकास और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीतिक डिजाइन हस्तक्षेप कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 2 सप्ताह के लिए आयोजित इस कार्यशाला में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर। त्रिपुरा में पुलिस बर्बरता का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद टीएमसी नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री ने उनकी बात सुनी और त्रिपुरा सरकार से मामले की रिपोर्ट लेने की बात कही। टीएमसी ने ज्ञापन देकर मांग की है कि उन लोगों पर फर्जी केस दर्ज नहीं होने चाहिए और त्रिपुरा में शांति होनी चाहिए। इससे पहले तृणमूल सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह से मुलाकात के समय की मांग की। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता में उन्होंने कहा कि वो बुधवार को बीएसएफ और बंगाल के विकास के मुद्दों पर प्रधानमंत्री से मिलेंगी। पंजाब के पठानकोट में सेना की छावनी के प्रवेश द्वार के बाहर अज्ञात लोगों द्वारा फेंके गए हथगोलों में विस्फोट होने पर अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है और मामले की जांच की जा रही है। ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पठानकोट के आसपास कई नाकों पर वाहनों की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। रविवार देर रात को छावनी के त्रिवेणी द्वार के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लोगों ने छावनी के सामने ग्रेनेड फेंका। मौके से हथगोले के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं। पंजाब सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रही है। एआईजी काउंटर इंटेलिजेंस गुलनीत खुराना ने कहा कि स्थानीय पुलिस, सीआईडी, काउंटर इंटेलिजेंस इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर 5 साल पहले आतंकवादियों ने हमला किया था। यूरोपीय देशों में कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सरकारें एहतियाती कदम और कड़े प्रतिबंध लगा रही हैं, लेकिन इनका बड़े पैमाने पर विरोध भी शुरू हो गया है। नीदरलैंड्स में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोग लॉकडाउन के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। वहां पिछले शनिवार से 3 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट और अधिकतर दुकानें बंद कर दी गई हैं। बड़े समारोह रद्द कर दिए गए हैं। इस लॉकडाउन के 20 दिनों तक प्रभावी रहने की आशंका है। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और इटली में भी नए प्रतिबंधों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में टीका लगाना अनिवार्य किए जाने के बाद हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वैक्सीन अनिवार्य करने के खिलाफ हजारों लोगों ने मार्च किया। इटली में भी ग्रीन पास प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने के विरोध में हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोविड संक्रमण की नई लहर के जोर पकड़ने पर चिंता जताई है। वहीं सिंगापुर और भारत के बीच निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं।
सिंगापुर के नागर विमानन प्राधिकरण ने बताया है कि कोविड टीका लगवा चुके लोगों को यात्रा की अनुमति VTL 29 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके तहत चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में प्रतिदिन 6 उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। टीका लगवा चुके लोगों के लिए यात्रा पास संबंधी आवेदन प्रक्रिया कम अवधि के लिए आने वाले यात्रियों और अधिक समय के लिए आने वाले यात्रियों की 2 श्रेणियों में आज से शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अगले सप्ताह देश में महामारी प्रतिबंधों में और ढील दे दी है। इससे टीकाकरण पूरा करा चुके 2 लाख विदेशी विद्यार्थी और कुशल कामगार जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आज कहा कि उन्होंने विदेशी वीजा धारकों को देश में आने की इजाजत दे दी है और दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हैदराबाद में इंडियन एयरफोर्स की ओर से आयोजित ऑर्केस्ट्रा के साथ।